हाइड्रोस्टैटिक्स। भाई ध्यान यहां आप लोगों का सिर्फ, देख बेटे हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है। हाइड्रो मैंने वाटर है जो कि लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड मैंने फ्लूइड, कोई भी चीज जो बह जाती है उसे आप फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? ठीक है। स्टैटिक्स मैंने रेस्ट। तो फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंदर आप लिक्विड या फ्लूइड को रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं उसे आप हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्यों ना आ जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, मुझे भरोसा है इस चीज पे। ठीक है जी। इसमें सबसे मेन आपको स्टार्ट करना है क्या, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी बच्चा कुछ ना लिखे, नोट्स अगर आप देखें आपके पास नोट्स हैं अवेलेबल, मैंने बनवाए हुए नोट्स। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो से बनाते चले जाइए, वीडियो लगा कान में, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक लेक्चर में मैं 3-4 दिन का पढ़ा दूंगा आपको। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है, जिसके ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला मास के नाम का m और वॉल्यूम के नाम का -3 होता है, m1L-3। अब डेंसिटी के बाद मुझे चलना है रिलेटिव डेंसिटी पर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जिसे रो बार से रिप्रेजेंट करना है, और जिसे आप डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब यहां से एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसकी क्या ऐसा यूनिट होगी? ध्यान दे बच्चे, सब्सटेंस की जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, इसकी ऐसा यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी केजी पर मीटर क्यूब है। दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ना तो इसकी कोई ऐसा यूनिट होती है और ना ही इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। यहां तक समझ आया? दूसरी बात, मैंने ये बात क्यों कही कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए? वाटर की डेंसिटी एनोमलस बिहेवियर के कारण 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। सवाल है कि किस तरीके से होती है। ठीक है बच्चे, मैंने क्या किया, E=mc² को बहुत ध्यान से देखा, और अभी मेरे पास वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर है, या फिर मान लीजिए 8 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है। अब वाटर से मैंने क्या किया, हीट बाहर निकालनी स्टार्ट की। जब मैं 8 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से हीट बाहर निकालता हूं तो मास बाहर निकलता है हीट की फॉर्म में। मुझे पता है टेम्परेचर कम होने से इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, वॉल्यूम भी घटती है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर होता है और इससे हीट को बाहर निकाला जाता है, तो वॉल्यूम घटती है, जो वो कम तेजी से घटती है, और मास ज्यादा तेजी से घटता है। जस्ट वॉल्यूम तेजी से घटती है और मास कम तेजी से घटता है, जिसके कारण डेंसिटी बढ़ती है। और इसके बाद जब आप 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप हीट को निकालते हैं तो मास तेजी से घटता है और वॉल्यूम कम तेजी से घटती है, और इस बिहेवियर को एनोमलस बिहेवियर कहा जाता है। इस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वहां मैंने सही कर दिया। जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर होते हैं और इसकी हीट को बाहर निकालते हैं, तो जो मास है वो कम तेजी से घटता है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेजी से घटती है, जिसके कारण डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, उस समय पर जो मास है वो तेजी से घटता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, जिसके कारण डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम रहती है।
इस बिहेवियर को एनोमलस बिहेवियर कहा जाता है। समझ आ गया जी यहां तक? कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो मुख्य टॉपिक है यहां पर वो ये है कि डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। बहुत ध्यान से देखेंगे हर एक बच्चा। मैंने मान लिया डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। प्रशांत तेरा ध्यान यहां हो बिल्कुल। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मैंने मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मैंने डेल्टा टी, तो बढ़कर वॉल्यूम कितनी होगी फाइनल? V प्लस डेल्टा वी, V प्लस डेल्टा वी। जब हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? डेल्टा टी। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी बढ़ाया तो वॉल्यूम कितनी हो गई? V प्लस डेल्टा वी। अब जो फाइनल डेंसिटी हुई वो कितनी हो गई? मास तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम होता है इंक्रीमेंट वॉल्यूम का, वो किसके बराबर होता है? इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इनटू इंक्रीज टेम्परेचर। ये वैल्यू उठा करके आप यहां रख देंगे। आप इसमें से V कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी बचा, और मास अपॉन वॉल्यूम को आप लिख देंगे फिर दोबारा इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब आप इस टर्म को ऊपर ले जाइएगा और ये इस तरीके से लिखा जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। बायनोमियल एक्सपेंशन से हमें पता चलता है अगर 1 प्लस एक्स की पावर -n है तो इसकी मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट यहां पर कर देंगे और आपके पास 1 माइनस nx आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप इस डिजिट के साथ कर दीजिए और आपके पास ये फॉर्मूला तैयार। यहां से ध्यान देंगे आप, ये डेंसिटी ज्यादा थी और ये डेंसिटी कम हो गई क्योंकि एक फैक्टर आपको घटाना पड़ेगा। तो हेंस प्रूव टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटती है। ये क्वेश्चन 2020 में डीएवी में आया था, सेंट मैरी एकेडमी में आया था 21 में। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसके बाद एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है भाई? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वाटर ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल होती है, और अगर आप हाथ से मिट्टी के पार्टिकल्स को या मिट्टी को जमीन पर गिरते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि कुछ जो जमीन पर सबसे पहले मिट्टी गिरी वो मिट्टी फैल गई है, उसके बाद उसने ऊपर से गिरती हुई मिट्टी को अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर दिया और कोनिकल शेप में ये पूरा प्रॉपर सेगमेंट तैयार हो गया। आगे समझ? इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ये किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के होता है। तो सरफेस टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और होता क्या है बहुत प्रॉपर्ली समझेंगे आप बहुत तरीके से। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it tends to share its minimum area with another surface। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके तहत ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल मोस्ट लेयर किसी दूसरी नेचर की सरफेस के साथ अपने सरफेस एरिया को कम से कम शेयर करना चाहती है, उसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो प्रत्यय समझ आ गया? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे, सरफेस टेंशन को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है और इसे प्रॉपर्ली किस तरीके से मैं समझूंगा। मैंने क्या किया, एक बबल लिया और एक कॉपर का फ्रेम लिया और उस बबल को उस फ्रेम पर रखा। अब वो इस तरीके से है, यहां बबल है और ये कॉपर फ्रेम है और ये जो आर्म है ये मूव कर सकती है। मैंने मान लिया इस आर्म को मैं यहां से यहां तक खींचता हूं, यहां तक, और इसकी इस लेंथ को, ये लेंथ L है, इसे खींचने के लिए मैंने फोर्स लगाया F और ये मेम्ब्रेन इतनी दूरी तक नहीं फटी। तो सरफेस टेंशन किसके बराबर होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी असाइनमेंट होगी न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स के नाम का m1 L1 T-2, लेंथ के नाम का L1, तो यहां से निकल करके आया m1 L0 T-2। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। मान लीजिए सोप बबल होता है आपके पास
और सोप बबल का इसी तरीके से आप अरेंजमेंट रखते हैं एक कॉपर फ्रेम के अंदर। सोप बबल की आप जब लेंथ खींचेंगे तो वहां दो तरीके की लेंथ खींचेगी, एक वाटर की और दूसरी सोप की। दो लेंथ होने के कारण आप 2L लेंगे फॉर्मूले में और सरफेस टेंशन किस तरीके से देखेंगे, F/2L। अब ये सोप बबल की सरफेस टेंशन आई, ये वाटर बबल की सरफेस टेंशन आई। अब ये जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट हो गया यहां से कि सबने सीखा क्या। आपने कपड़े धुलने स्टार्ट किए जो कि गंदे थे, सिर्फ पानी से साफ होने में बहुत तकलीफ हुई। फिर आपने उसके अंदर सर्फ डाल दिया और सर्फ डालने से कपड़े जल्दी धुल गए, कपड़े ज्यादा साफ हुए एज कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर। इसकी वजह क्या है, जब सर्फ आप पानी के अंदर घोल देते हैं तो वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन में डिनोमिनेटर में 2 भी है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से वो जो एडिसिव फोर्स है डर्ट और कपड़ों के बीच वो कमजोर पड़ जाता है। पहले वो फोर्स डर्ट और डर्ट के बीच भी कमजोर पड़ता है, जिससे वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अगर कपड़े धुलता हूं तो समय ज्यादा लगता है और अच्छी सफाई नहीं होती। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पर पानी डाल दें कपड़ों के ऊपर तो कपड़े ज्यादा जल्दी धुलते हैं। इसकी वजह क्या है? बहुत बेहतरीन कंसेप्ट का क्वेश्चन है। डज द सरफेस टेंशन डिपेंड एट टेम्परेचर? आप कहेंगे एब्सोल्युटली यस। एंड सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ घटती है, लेकिन गैसेस के लिए बढ़ भी सकती है। कुछ गैसेस के लिए बढ़ती है, हर एक गैसेस के लिए नहीं बढ़ती है। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात? अब ध्यान देंगे एक ये कंसेप्ट सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब गैसेस के लिए सरफेस टेंशन बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, वो आप गैस लिक्विफेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे किस दिन, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है जी, तब आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा विशाल सर ने ये बात क्यों कही कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, नॉर्मली बढ़ती है। ठीक है जी, आगे समझ? अब ध्यान देंगे आप एट क्रिटिकल टेम्परेचर। जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने यहां सीबीएसई बोर्ड के बहुत से स्कूल के पेपरों में क्वेश्चन को पढ़ा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होगी या बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन क्या होगी, तो आप कहेंगे 0 होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट? आप क्या कहेंगे? 0। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन दमदार क्वेश्चन। आगे समझ? अब सरफेस टेंशन हम अच्छे से समझ चुके। अब सरफेस टेंशन समझने के बाद हम समझेंगे सरफेस एनर्जी। मैंने मान लिया उस कॉपर फ्रेम के अंदर एक बबल रखा है, सोप बबल, और सोप बबल की लेंथ L है, तो L ही वाटर की है, तो क्या लिया जाएगा? 2L। और ये मैंने किसी डेल्टा x दूरी तक खींच दिया मेम्ब्रेन को, इस बबल की मेम्ब्रेन को, और यहां तक ये मेम्ब्रेन नहीं फटी, तो यहां तक खींचने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही इसकी सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। सवाल आया व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एनर्जी, जैसा कि सुशील सर का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है जी, डीए में क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान देंगे। सवाल यह है कि व्हाट फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एनर्जी ऑफ द सोप बबल। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट देंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच द मेम्ब्रेन ऑफ द सोप। कॉन्सेप्ट क्लियर? अप टू एक्सट्रीम लिमिट। आगे समझ? अब डेरिवेशन बहुत आसान है इसका, अगर आप ध्यान दें। भाई सरफेस टेंशन मेरे पास आया फोर्स अपॉन 2L, क्योंकि सोप बबल है, इसके अंदर दो सरफेसेस हैं, एक लेंथ खींचेगी वाटर की, दूसरी लेंथ खींचेगी सोप की। यहां से फोर्स निकाल लीजिएगा, सरफेस टेंशन इंटू 2L। अब वर्क होता है सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के बराबर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस F की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, तो वर्क इज इक्वल टू S इंटू 2L इंटू डेल्टा x, और ये आपके पास आ गया इंक्रीज्ड एरिया। ये आपके पास सरफेस एनर्जी या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच द सोप बबल, दोनों आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चे? अब देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अगर मेरे पास दो अलग अलग सोप बबल हैं, सेम सरफेस टेंशन के, सेम नेचर के, एक का एरिया मैं खींचता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया खींचता हूं मैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और बिना फटे वो खिंच जाते हैं। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी? तो ध्यान दीजिएगा, वर्क इज द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज्ड एरिया। तो E1 अपॉन E2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा A2। तो आंसर होगा 1:2। यहां तक समझ आया? पक्का? जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाएगा कांस्टेंट सरफेस टेंशन पर, उतनी ही ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी। समझ आ गया? पक्का? अब इसके बाद समझिए जरा ध्यान से। यहां तक किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज ध्यान दीजिएगा। जब न्यूमेरिकल में आपके पास इनिशियल और फाइनल सरफेस एरिया दिया जाएगा और सरफेस टेंशन दी जाएगी, तब सरफेस एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, तब इस डेल्टा ए को आप लिख लेंगे A2 माइनस A1। अगर आपको सिर्फ एरिया दिया गया है इनिशियल और फाइनल, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सरफेस टेंशन था, सरफेस टेंशन इनटू A2 माइनस A1। लेकिन अगर आपको इनिशियल और फाइनल सरफेस एरिया बबल का नहीं दिया गया, आपको रेडियस दी गई है, तब आप किस तरीके से करेंगे? फाइनल एरिया, पहले इनिशियल एरिया समझिएगा कितना रहा था, 4 पाई आर स्क्वायर, और फाइनल एरिया कितना रहा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसे माइनस करने का तरीका समझाऊंगा, जरा ध्यान देंगे आप। 4 पाई एज इट इज रखिएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे डेल्टा आर स्क्वायर को, क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसे 0 मान लेंगे। अब W इज इक्वल टू S, इसकी मल्टीप्लाई यहां की तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, और ये आपके पास एक अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी of the soap bubble or amount of work done of stressed bubble. Concept clear to all of you? सिर्फ इंक्रीज रेडियस और इनिशियल रेडियस आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं भी है इंक्रीज तो R2 माइनस R1 से निकाल सकते हैं आप, और आपके पास वर्क डन टू स्ट्रेस द सोप बबल या फिर टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द सोप बबल, दोनों आंसर आपके पास होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ध्यान से यहां देखें। अब मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मुझे लगता है, एक्सेस प्रेशर ज्यादातर सभी स्कूलों में आता है कि एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, आलोक आपका ध्यान यही है ना। मेरे पास एक सोप बबल है जिसकी रेडियस R है। सोप बबल अंदर से एक प्रेशर लगाता है, वो PI है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर लगाता है PA। तो जो इंटरनल प्रेशर है, इस प्रेशर में से अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देंगे तो आपके पास एक्सेस प्रेशर आ जाएगा। एक्सेस प्रेशर। अब इसका क्या संबंध बबल की रेडियस के साथ है, वो आपको पढ़ना है अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटे? कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब ये प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने मान लिया बबल का एरिया इंक्रीज होता है, जिससे उसकी रेडियस इंक्रीज होती है डेल्टा आर। कितनी? तो वर्क टू इंक्रीज द सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर इंटू एरिया। पहले एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। आ गया समझ बच्चे? और सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है? इसके बराबर होती है S 8 पाई आर डेल्टा आर। यहां तक भी आपकी समझ आ गया। लेकिन डेरिवेशन जब आप करने के लिए बैठेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी ड्राइव करना पड़ेगा। ड्राइव किस तरीके से करेंगे आप? सरफेस एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे? वर्क
to increase the surface area of the soap bubble is equal to surface energy is equal to force into increased length. और फोर्स को आप लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, जितनी इंक्रीज हुई है उसकी। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे यहां से? ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को आप बराबर रख दीजिएगा। P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर S 8 पाई आर डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से यहां 2 बचा, अभी आर बचता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। इट इज द फॉर्मूला फॉर द वाटर बबल। जब आपसे कहा जाएगा सोप बबल के लिए डेरिवेशन कीजिए, तब आप इक्वेशन सेकंड क्या मानेंगे कि सरफेस एनर्जी इतनी तो थी वाटर की और इतनी सरफेस एनर्जी होगी सोप की। तो सोप बबल के साथ आप 2 इंटू एस इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर लिखेंगे और इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के बराबर लिखेंगे और आपके पास सरफेस टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल्स टू 4 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? एक्सेस प्रेशर ज्यादा सोप बबल का होता है, जिसके कारण एक सोप बबल की जिंदगी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वाटर बबल। आगे समझ? दूसरी बात, एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बबल होता है। अगर एक छोटा बबल है, एक बड़ा बबल है, तो छोटे बबल के अंदर अभी प्रेशर बचा हुआ है, जिसकी हेल्प से वो अपने सरफेस एरिया को बड़ा कर सकता है और इसका प्रेशर इसे बड़ा करने में खत्म हो चुका है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो पहले बड़ा बबल फूट जाएगा और छोटा बबल बाद में फूटेगा। अब आप लोग सोचते होंगे सर हमने तो ये देखा है कि छोटा बबल टकराया और बड़ा हो गया। भाई साहब, जब दो बबल टकराते हैं आपस में तो बड़ा बबल तब बनते हैं, वो इसलिए आपको बड़ा बबल दिखाई देता है और इसका डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ अ बबल फॉर्म्ड बाय 2 बबल्स। आगे समझ? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है वो भी। आगे समझ? तो यहां से आपको पता चलेगा कि एक्सिस प्रेशर निकालने की रेशियो आप इस तरीके से निकालेंगे, रेडियस ऑफ बबल R2 अपॉन R1। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? अब है रेडियस ऑफ द बबल फॉर्म्ड बाय 2 बबल। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहले एक बार यहां तक एनालाइज कर लो, अपने नोट्स खोलिएगा। यहां तक समझ आया नहीं? ज्यादा हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद है आपके पास रेडियस ऑफ द बबल फॉर्म्ड बाय 2 सोप बबल। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे, मैंने एक बबल ये मान लिया जिसकी रेडियस R1 है और एक बबल ये मान लिया जिसकी रेडियस R2 है। ठीक है भाई, इसका एक्सेस प्रेशर P1 मान लिया, सोप बबल है तो 4s रख दो, पर अगर वाटर बबल है तो 2s लिख दो। इसका प्रेशर P2 हो गया मेरे भाई 4 पाई अपॉन R2। इसकी वॉल्यूम V1 4/3 पाई R1 क्यूब। इसकी वॉल्यूम V2 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब ये दोनों आपस में टकराए और टकरा गए, एक तीसरा बबल बन गया। ठीक है, इसकी रेडियस R मान लीजिएगा, इसकी वॉल्यूम हो गई 4/3 पाई R क्यूब, इसका प्रेशर हो गया 4s अपॉन R। तो भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास तो बराबर रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी भी बराबर रही होगी। मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब जहां भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल दिखाई देगा वहां 100% मास प्लस एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होगा, जो कि कंजर्वेटिव होगा। कंसेप्ट क्लियर? तो वहां से हमारे पास ये नियम आता है P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू PV। P1 की वैल्यू रखिएगा 4s अपॉन R1 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4s अपॉन R2 इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। यहां प्रेशर की वैल्यू रखिएगा 4s अपॉन R और वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब।
भाई एक आर से एक आर कट के यहाँ स्क्वायर बच गया, सेम एज यहाँ हुआ स्क्वायर बचा, और यहाँ भी 4s कॉमन ले लिया, 4/3 कॉमन ले लिया, तो इधर r1 प्लस r2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r इज इक्वल टू रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। आंसर क्लियर या नहीं? कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%। अब इसके बाद ना एक टॉपिक और पढ़ते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक,